नमस्कार। असुरक्षा असुरक्षा की भावना एक मानव में जन्मजात होती है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जब हम एक छोटे से बच्चे को जब अपने हाथ में लेते हैं तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारे कपड़ों को झट से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना है कि गिर न जाऊं, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए वो हमारे कपड़े को पकड़ लेता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिकतर बच्चे लापरवाह होने लगते हैं। खासकर जिन चीजों के बारे में वो पूरी तरह जानते नहीं हैं, वही चीजें उनके लिए ज्यादा खतरनाक होती हैं। पर उन चीजों का आकर्षण इतना अधिक होता है कि हम उनके इस्तेमाल से बच्चों को रोक भी नहीं सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन, ये सोशल मीडिया, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद बच्चों को ये चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए कॉम्प्लिकेशंस को वो समझ नहीं पाते और अपनी गलतियों के कारण साइबर क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी सावधानियों को भी समझना चाहिए। और समझिए, जो कि आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स को उपयोग करने से पहले सीखना चाहिए। सीमा पर खड़ा एक सैनिक देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को सुरक्षा देने का अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। इसलिए सैनिक हमेशा चौकन्ना और सावधान रहता है कि मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे। मेजर हेमंत राज जैसे सिपाही तो अपने इस फर्ज को जहां जाते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं। मेजर हेमंत ओणम की छुट्टी मिलने पर अपने घर केरल जाने के लिए निकले थे। दिल्ली पहुंचकर मेजर हेमंत को पता चला कि उनके राज्य के लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं और भारी बारिश के चलते कोच्चि के लिए उनकी फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। हालांकि मेजर हेमंत का परिवार राहत कैंप में सुरक्षित था, लेकिन मेजर हेमंत ने वहां की संबंधित एयरलाइन से निवेदन किया कि उन्हें तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट में जाने दिया जाए, क्योंकि वो केरल के लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाना चाहते थे। और तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर ने मेजर हेमंत के निवेदन पर उन्हें चेंगन्नूर में उतार दिया। मेजर हेमंत ने वहां के कुछ कॉलेज छात्रों और अन्य सैन्य कर्मियों की मदद से एक बचाव दल बनाया और मछुआरों की नावों से बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अब आप सोचेंगे कि एक सैनिक ही दूसरों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकता है, तो मैं इस बात के अपवाद के रूप में आपको विष्णु दत्ताराम झेंडे का उदाहरण देना चाहूंगा। ये विष्णु दत्ताराम झेंडे कौन है पता है? 26/11 का हमला मुंबई पर हुआ था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। 26/11 की घटना है जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है। विष्णु झेंडे जी रेलवे अनाउंसमेंट करने की जो कैबिन थी उसकी सीट पर थे और कसाब और उसका साथी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, बॉम्ब फेंक रहे थे। तो जो हाथ में बॉम्ब होते वो फेंक रहे थे, कई लोगों को मार डाला। अब जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे तब ये दोनों गोलियां चला रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, और तब
उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ी अनहोनी होने जा रही है, हो रही है अपनी आंखों के सामने। विष्णु झेंडे जी ने अपना माइक्रोफोन लिया और सभी रेलवे सुरक्षा बलों को स्टेशन के इस हिस्से में तुरंत पहुंचने का अनाउंसमेंट करने लगे। अब सोचिए, वो रेलवे की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड कि बाकी सारे लोगों को बचाना है, ये भावना। तभी विष्णु झेंडे जी ने एक लोकल ट्रेन को टर्मिनस में आते हुए देखा और दूसरी तरफ उन्हें कुछ लोग हाथ में, मतलब वो कसाब और उसका साथी, वो बंदूक और हैंड ग्रेनेड लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो आतंकवादी साफ दिख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये ट्रेन आई है, इसमें से 1000 लोग निकलेंगे और अगर ये बॉम्ब फेंकते हैं या गोलियां चलाते हैं तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितना खून बहेगा। ऐसी स्थिति में विष्णु झेंडे घबराए नहीं। उन्होंने बस सामने से आ रही ट्रेन से उतरने वाले 1000 लोगों की सुरक्षा की फिक्र थी। और फिर क्या था, विष्णु झेंडे जी ने हिंदी और मराठी में घोषणा करना शुरू कर दी और यात्रियों को टर्मिनस के पीछे के रास्ते से स्टेशन के बाहर जाने के निर्देश दिए। उनके इन निर्देशों को सुनकर लोग समझ गए और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये तो क्या होता, कितने लोग मारे जाते और आगे तो वो बंदूक लिए खड़े हैं। अजमल कसाब उनको मार डाला। इधर आतंकवादियों को भी जल्दी समझ में आ गया कि झेंडे की घोषणाओं के कारण लोग स्टेशन पर आगे नहीं आ रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने झेंडे जी जहां बैठे थे वहां बंदूक तान पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। झेंडे बूथ पर गोलीबारी देखकर कुर्सी के अपने डेस्क के नीचे छिप गए। विष्णु झेंडे की इन घोषणाओं से कितने लोगों की जान बची, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। एक ट्रेन में कितने लोग भरे होते हैं और मुंबई में ट्रेन में भर भर के लोग आते हैं, कितने भी बजे रात को। लेकिन इस घटना के कई दिनों बाद तक लोग अनाउंसमेंट बूथ में जाकर झेंडे जी को उनका धन्यवाद करते थे। क्या काम किया है झेंडे जी ने। ये सब उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि जब एक व्यक्ति अनजान लोगों को सुरक्षा देने के लिए इतना जोखिम उठा सकता है तो हमें खुद की अपनी सुरक्षा के लिए कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिस परिवार, बिल्डिंग और सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पहल हमारी ही है, हमारी ही होती है। अनजान व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को समझाइए कि उनके लिए घर का दरवाजा बिल्कुल ना खोले, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व के लोग ऐसे ही घर की तलाश में रहते हैं कि जहां बुजुर्ग और बच्चे हैं, और अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बच्चे ही अधिकतर दुर्घटना का शिकार बनते हैं। साथ ही हमारे देश की बच्चियों और बहनों को भी अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सब कुछ सीखिए, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट, जुडो, कराटे जैसे स्किल्स भी सीखिए। और सबसे पहले खुद स्वयं अपना रक्षक बनिए। सुरक्षा के कुछ नियम और कायदे होते हैं, लेकिन लोग अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। भारत में अचानक होने वाली मौतों का एक मुख्य कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हैं। भारत के लोग रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते, और इसमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं। अपनी साइकिल और स्कूटर्स को चलाते हुए रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं। इसे ध्यान में रखकर स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। आज सीखे सुरक्षा के लेसन को अपना मिशन बनाइए। धन्यवाद।